बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम जहांज़ेब अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक 3.2 पढ़ेंगे। टॉपिक 3.2 में क्या है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स के लॉज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पास इस चैप्टर का नाम था डायनामिक्स। इसमें हम मोशन के कॉजेज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो मोशन की कॉजेज़ को न्यूटन के लॉज जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। न्यूटन ने ये 3 लॉज किए मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, मोशन के कॉजेज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, तो न्यूटन के 3 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। कि हमारे पास अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट में है या मूव कर रही है, तो वो अपनी उस स्टेट को, उस हालत को मेंटेन करती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तब तक वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी। या अगर मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो वो मूव ही करती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज़ अ फुटबॉल, एक फुटबॉल है जो कि ग्राउंड पर पड़ा हुआ है, तो क्या वो खुद ही मूव करने लग जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो फुटबॉल खुद से मूव नहीं करेगा। वो कौन सी हालत में है? रेस्ट की हालत में है। उसकी स्टेट कौन सी है? रेस्ट स्टेट है। तो वो मूव नहीं करेगा जब तक हम उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाएंगे, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। अनबैलेंस्ड का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हो ना, उसके एक तरफ से आप फोर्स लगा रहे हो और उतनी फोर्स दूसरी तरफ से ऑपोजिट से लगाओगे तो फिर वो मूव ही नहीं करेगा। तो अनबैलेंस्ड का मतलब यह है कि एक तरफ से आप किसी ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो और दूसरी तरफ से कम लगा रहे हो, या दूसरी तरफ से लगा ही नहीं रहे, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक ही तरफ से फोर्स लगा रहे हो, तो फिर ऑब्जेक्ट मूव करता है। अदरवाइज़ वो मूव नहीं करता। अगर फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाएं, एक फोर्स की ऑपोजिट दूसरी फोर्स आ जाए तो फिर वो कैंसिल हो जाती हैं और अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं बचती। इस वजह से वो ऑब्जेक्ट भी मूव नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए अनबैलेंस्ड का वर्ड यूज़ किया गया है। इसको हम नेट फोर्स भी कहते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर ढेर सारी फोर्सेस लग रही हैं ना, 2, 3, 4 ढेर सारी फोर्सेस लग रही हैं, एक बॉक्स पड़ा हुआ है, उसको आप इस तरफ से भी पुश कर रहे हो, ऑपोजिट साइड से भी पुश कर रहे हो, ऊपर से भी पुश कर रहे हो, इस साइड से भी पुश कर रहे हो, ढेर सारी फोर्सेस लगा रहे हो, तो फिर उन तमाम फोर्सेस को ऐड करके उनकी जो नेट फोर्स बचेगी, जो रिजल्टेंट फोर्स बचेगी, उसको हम कहते हैं नेट फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, फिर उसकी वजह से बॉडी का मूव करने की पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ हम इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कि अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। फुटबॉल की एग्जांपल को मैं लेकर चल रहा हूँ। फुटबॉल पर जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे, उसको किक नहीं करोगे, तब तक उसने मूव नहीं करना, तब तक वो वैसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, इसी तरह अगर वो फुटबॉल मूव कर रहा है पहले से ही फुटबॉल मूव कर रहा है, तो वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। अब आप कहेंगे कि फ़ुटबॉल तो जब मूव कर रहा होता है, कि किसी ने किया उसको और वो मूव कर रहा है, तो थोड़ी देर के बाद वो रुक जाता है। बेशक कोई पर्सन उसको आगे से ना भी रोके तो वो क्यों रुक जाता है? उस पर फोर्स लगती है। कौन सी फोर्स लगती है? फ्रिक्शनल फोर्स, जो फुटबॉल और ज़मीन के ग्राउंड के दरमियान, ग्राउंड और फुटबॉल की सरफेस के दरमियान जो फ्रिक्शन फोर्स है, वो फ्रिक्शन फोर्स उस फुटबॉल को रोक देती है। या ग्रास जो है वो फ्रिक्शन पैदा करता है, जिसकी वजह से वो फुटबॉल रुक जाता है। तो फोर्स लगेगी तब ही ऑब्जेक्ट ने रुकना है, अदरवाइज वो नहीं रुकेगा। तो यही हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? हमने इससे प्रीवियस टॉपिक में इनर्शिया को डिफाइन किया था कि इनर्शिया इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। उसमें भी हमने इसी चीज़ को डिस्कस किया था कि इनर्शिया क्या होता है, कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करती है, और अगर मूव कर रही है तो वो मूव करती रहना पसंद करती है जब तक उस पर कोई हम फोर्स नहीं लगाते। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी यही कह रहा है, तो हम न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। The magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional
टू इट्स मैस। ये डेफिनेशन है न्यूटन्स सेकंड लॉ की। ये आपको किस तरीके से आपने अगर इसको समझना है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ बॉक्स, एक बॉक्स है, ठीक है, आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो, एक बॉक्स है और आपने उस पर अप्लाई की है फोर्स, ठीक है। जब आप उस बॉक्स पर फोर्स अप्लाई करोगे, काफ़ी ज़्यादा फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या करने लग गया, वो बॉक्स क्या करने लग गया, मूव करने लग गया, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है मींस उसकी वेलोसिटी होगी, और अगर आप मुसलसल फोर्स लगा रहे हैं तो मुसलसल वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा और उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। और हमने एक टर्म डिफाइन की थी प्रीवियस चैप्टर में, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जब हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या पैदा होता है? एक्सेलरेशन पैदा होता है, वेलोसिटी चेंज होती है उसकी और उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। आप जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे बॉडी में उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा। जैसे मैं आपको बॉक्स की एग्जांपल दे रहा हूँ, आप थोड़ी फोर्स लगाओगे वो थोड़ा सा उसमें वेलोसिटी का चेंज आएगा, उसमें एक्सेलरेशन थोड़ा पैदा होगा। लेकिन अगर आप उस पर ज़्यादा फोर्स लगाते हो और फोर्स को बढ़ाते जाते हो तो उससे क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज आएगा और हम कहेंगे उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। इसको हम मैथमेटिकली भी साथ साथ समझते जाते हैं, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमें क्लियर हो जाएगी कि डेफिनेशन में कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो मैथमेटिकल स्टेप साथ साथ लेकर चलते हैं, इसको भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बात बताई है कि जितनी हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे बॉडी में उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट छोटा है तो उस पर तो कम फोर्स से भी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट कर जाएगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है, हैवी है, तो उस पर आप फोर्स लगाओगे तो वो इतना ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करेगा, क्योंकि वो मैसिव ऑब्जेक्ट है, उसको मूव करवाना मुश्किल है, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करवाना मुश्किल है। इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो मैस के इन्वर्स रिलेशन में है। मैस ज़्यादा होता है तो एक्सेलरेशन कम होता है, मैस कम हो तो एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा हो सकता है। तो एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। अब इन दोनों रिलेशंस को अगर हम मिलाकर लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस, दोनों को मिलाकर लिख लेते हैं तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एफ डिवाइडेड बाय एम। और इसको अगर मैं थोड़ा रीअरेंज कर लूँ, इस रिलेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ, ये जो मैस डिवाइड हो रहा है इसको एक्सेलरेशन से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए। और अगर हमने यहाँ से इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है, इसकी जगह इज इक्वल टू लगाएंगे तो साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू लगानी पड़ेगी, दैट कांस्टेंट इज के। हमने यहाँ कांस्टेंट के यूज़ कर लिया है और ये जो के कांस्टेंट है, अगर हम एसआई यूनिट्स में मेजरमेंट्स कर रहे हैं, फोर्स को, मैस को, एक्सेलरेशन को एसआई यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं, तो हमारे पास के की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1 के। इन एसआई यूनिट्स द वैल्यू ऑफ के इज़ 1। तो हम के को अगर 1 पुट करते हैं तो हमारे पास बाकी रिलेशन क्या बचेगा? एफ इज इक्वल टू एम ए। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ को मैथमेटिकली इस फॉर्म में लिखते हैं, ये इसका फार्मूला है। अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। जो बातें हमने यहाँ मैथमेटिकल की हैं वही डेफिनेशन में लिखी हुई है, उसी से डेफिनेशन बनाई गई है। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब हमने बॉडी पर नेट फोर्स लगाई, बॉक्स पर नेट फोर्स लगाई, नेट फोर्स का मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसी फोर्स जो कि तमाम फोर्सेस को ऐड करके रिजल्ट में बच रही है, कि अगर बॉक्स पर 2-3 फोर्सेस लग रही हैं तो उनमें से जो जमा करके रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज नेट फोर्स। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब फोर्स लगेगी बॉडी पर, बॉक्स से उस पर हमने फोर्स लगा दी, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन दी बॉडी, तो वो बॉडी मूव करने लग जाएगी, उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, वो बॉक्स है उसकी वेलोसिटी चेंज होगी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में पैदा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप फोर्स एक सिमत में लगा रहे हो एक्सेलरेशन दूसरी सिमत में हो, ऐसा नहीं है। फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, अब यहाँ से ये मैथमेटिकल पोर्शन को वो यहाँ लिख रहा है, इसकी मदद ले रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, कि वो जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उस बॉक्स में, उस बॉडी में,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, ये यहां जो लिखा हुआ है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस, जैसा कि हमने वहां लिखा A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, तो वही यहाँ डेफिनेशन में लिखा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस, कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मैस ऑफ द बॉडी के। तो यही हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। मैथमेटिकल हमने कर लिया। मैथमेटिकल के बाद हम ये बता देते हैं कि हमारे पास जो हमने फार्मूला निकाला है फोर्स का, F इज इक्वल टू ma, इसके अकॉर्डिंग फोर्स का यूनिट क्या बनेगा, मैस का यूनिट हमारे पास क्या होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ से इसका यूनिट क्या बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके अलावा हम इसको न्यूटन में भी मेजर करते हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा कि फोर्स का यूनिट हम क्या यूज़ करते हैं, न्यूटन। ओके, यहाँ जो हमने इसका फोर्स का यूनिट लिखा है न्यूटन, इसको डिफाइन भी कर लेते हैं। ये पूछ लिया जाता है पेपर में कि न्यूटन की डेफिनेशन लिखें। वैसे तो ये लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी तरह न्यूटन थर्ड लॉ। तो यहाँ हम पहले न्यूटन को डिफाइन कर लेते हैं, और इसकी डेफिनेशन बड़ी आसान है। हमने इस फार्मूला की मदद से इसको डिफाइन करना है कि फोर्स जो है वो 1 न्यूटन कब होगी, जब बॉडी का मैस कितना होगा 1 किलोग्राम, और वो एक्सेलरेट कितना करेगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये डेफिनेशन है न्यूटन की। यहाँ देखिएगा, 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मैस 1 kg। तीनों क्वांटिटीज़ को 1 ले लेना है, तो इजीली इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं हमें, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, कि जब भी किसी बॉडी पर कोई एक्शन परफॉर्म होता है तो इन रिएक्शन वो बॉडी रिएक्शन परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ न्यूटन्स के थर्ड लॉ को। फॉर एग्जांपल, एक बुक पड़ी हुई है टेबल पर, आप देख सकते हैं, बुक टेबल पर मौजूद है। तो इस बुक पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, 2 फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स एक्शन परफॉर्म कर रही है, दूसरी फोर्स रिएक्शन परफॉर्म कर रही है। जो बुक पड़ी हुई है टेबल पर, इस बुक का वेट आप देख सकते हो कि इस बुक का वेट किधर को है, नीचे की जानिब है, ठीक है। वो नीचे की जानिब जो इस बुक का वेट है वो हमारे पास एक्शन परफॉर्म हो रहा है। बुक पड़ी हुई है और वो टेबल पर क्या परफॉर्म कर रही है, एक्शन परफॉर्म कर रही है, उस पर अपना वेट अप्लाई कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन में जो टेबल है वो उस बुक पर रिएक्शनल फोर्स लगाएगा, रिएक्शनल फोर्स लगाएगा ऊपर की जानिब, जिसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको हम नॉर्मल फोर्स भी कह सकते हैं, रिएक्शनल फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वेट है बुक का और ये जो रिएक्शनल फोर्स इस पर लग रही है, ये दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, एक जितनी फोर्स होगी, और डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट। तो इसमें जो बुक है वो एक्शन परफॉर्म कर रही है और जो टेबल है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है बुक पर। तो हमेशा एक्शन और रिएक्शन में 2 बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं। एक बॉडी एक्शन परफॉर्म करती है और दूसरी बॉडी उस पर रिएक्शन परफॉर्म करती है। सिमिलरली हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बैलून की एग्जांपल लेते हैं। आमतौर पर हम जब कोई भी सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं तो हम बैलून्स वगैरह यूज़ करते हैं, या जो छोटे बच्चे होते हैं वो बैलून्स से खेलते वगैरह हैं। तो बैलून की एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हमने बैलून को ब्लो किया होता है, उसमें एयर फिल की होती है, ठीक है। तो अगर हम उस बैलून को एकदम से उसको ओपन कर देते हैं, ठीक है, उसको हम ओपन कर देते हैं, तो होता क्या है, फ़ौरन से उस बैलून में से जो एयर है वो बाहर को निकलती है। तो वो जो बैलून है वो उस एयर पर एक्शन परफॉर्म करता है। वो जो एयर बैलून में से निकल रही है वो बैलून उस पर क्या परफॉर्म करता है, एक्शन परफॉर्म करता है। और रिएक्शन में क्या होता है, वो एयर जो है वो उस बैलून पर रिएक्शन करती है, जिसकी वजह से वो बैलून रैंडमली मूव करने लग जाता है, क्योंकि उसमें से एयर निकल रही होती है। तो वो एयर के ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एयर निकल रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बैलून की मूवमेंट शुरू हो जाती है। तो ये भी आपके पास एक एग्जांपल है एक्शन और रिएक्शन की। जितना एक्शन बैलून उस एयर पर परफॉर्म कर रहा होगा उतना ही रिएक्शन एयर उस बैलून पर परफॉर्म करेगी। सिमिलरली हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं रॉकेट की। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। रॉकेट जब मूव करता है, जब वो ज़मीन को छोड़ता है, हम उसको लॉन्च करते हैं रॉकेट को, तो उसमें से ढेर सारी जो गैसेस हैं वो बर्न होकर उसमें से निकल रही होती हैं, एग्जॉस्ट हो रही होती हैं, ठीक है। तो वो जो ढेर सारी गैसेस हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसमें से निकल रही होती हैं विद अ वेरी लार्ज स्पीड।
तो बेसिकली हो क्या रहा है कि रॉकेट के अंदर जो भी इंजन्स वगैरह लगे हुए हैं या जो उस गैसेस को बर्न कर रही हैं वो उस गैसेस को एग्जॉस्ट करवा रहे होते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो रॉकेट बेसिकली उस गैसेस पर क्या कर रहा होता है, एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो इन रिएक्शन वो जो गैसेस एग्जॉस्ट हो रही हैं, निकल रही हैं, इन रिएक्शन वो उस रॉकेट पर फोर्स लगाती हैं, अप थ्रस्ट फोर्स लगाती हैं, जिसकी वजह से वो रॉकेट मूव करने लग जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में और ज़मीन को छोड़कर ऊपर को मूव कर जाता है। और मुसलसल फिर उसमें से वो गैसेस बर्न होकर निकलती रहती हैं और वो रॉकेट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता रहता है। तो ये जो गैसेस है वो एक डायरेक्शन में एग्जॉस्ट हो रही हैं और रॉकेट उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इस केस में भी एक्शन और रिएक्शन जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे और ऑपोजिट इन डायरेक्शन के मिकदार में बराबर होंगे और डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल देता हूँ कि एक ट्री है और उसके ऊपर सेब लगा हुआ है, एप्पल लगा हुआ है, ठीक है। तो उस एप्पल पर भी दो फोर्सेस लग रही होती हैं। जो अर्थ है वो उस एप्पल को अपनी तरफ खींच रही होती है और वो जो एप्पल है वो अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा होता है। तो इसमें भी एक्शन और रिएक्शन इन्वॉल्व हो गए हैं। अर्थ जो है वो सेब पर एक्शन परफॉर्म कर रही है, अगर वो सेब जैसे ही वहाँ से टूटेगा अर्थ की तरफ आ जाएगा ना, क्योंकि अर्थ जो है वो उस पर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, दैट इज़ एक्शन। और इन रिएक्शन वो जो सेब है वो भी अर्थ पर फोर्स लगाता है, उसको हम कहेंगे रिएक्शनल फोर्स। जितनी अर्थ उस सेब पर फोर्स लगाएगी उतनी ही फोर्स वो सेब उस अर्थ पर लगाएगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अब आप कहेंगे कि अगर दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं तो अर्थ क्यों नहीं मूव कर जाती सेब की तरफ? तो वो फोर्स की क्वांटिटी बहुत कम है, सेब तो छोटा सा है, उसको मूव करवाने के लिए वो फोर्स इनफ है, मतलब। लेकिन अर्थ जो है वो बहुत मैसिव बॉडी है और अर्थ को इतनी थोड़ी सी फोर्स से कोई असर उस पर नहीं पड़ेगा, कोई उस पर चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए एप्पल जो है वो नीचे को फॉल कर जाता है। तो ये एक और मैंने आपको एग्जांपल दी एक्शन और रिएक्शन की। तो ये चंद एक एग्जांपल्स थी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। होपफुली आपको न्यूटन के तीनों लॉज अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.2 टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।